गुड मॉर्निंग। आदाब आदाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में, राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। हम कौन? अरे सबीन कहां है? रेबेका कहां है? कोई सीन नहीं है, दोनों छुट्टी पे। उन्होंने कहा आज हमारा मूड नहीं हो रहा, छुट्टी करने का दिल कर रहा है। मैंने कहा चलो जी कोई मसला नहीं, आज हम अकेले ही फ्लाइट को टेक ऑफ करा देंगे और लैंड करा देंगे और होपफुली ये फ्लाइट बिल्कुल भी टर्बुलेंट नहीं होगी, बड़ी स्मूथ फ्लाइट होगी और इस फ्लाइट में आपको बहुत एंजॉय करने को मिलेगा। इसलिए कि आज भी रोज की तरह राइजिंग पाकिस्तान में हम आपके लिए बहुत ही डाइवर्स किस्म के सेगमेंट्स लेके आए हैं। लेकिन आज जो बहुत मजेदार चीज जिस पे हम आज बात करने चाह रहे हैं वो है मादरी जबानों का लिटरेचर फेस्टिवल जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है 18, 19, 20 फरवरी को। और इस हवाले से आपको एक मजे की बात बताऊं कि एक नहीं तीन मेहमानों से आपकी मुलाकात करवानी है। एक मेहमान तो है फातिमा हसन, डॉक्टर फातिमा हसन, जो कि नामी गिरामी शायरा भी हैं, कहानीकार भी हैं और पाकिस्तान के अंदर सिंधी, उर्दू अदब, जनरली लिटरेचर के लिए उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है और मैं उनकी शायरी का भी बहुत बड़ा फैन हूं। आई एम सो वेरी हैप्पी कि फातिमा हसन आज राइजिंग पाकिस्तान में फीचर होने जा रही हैं। लेकिन इसके अलावा फेस्टिवल क्योंकि करवा कौन रहा है? करवा रहा है पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स, अकादमी अदबियात पाकिस्तान। तो इसके चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ खुश, जो कि खुद एक लिटरेचर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है, पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर भी उनके काम को बहुत सराहा जाता है, रेफर किया जाता है। 77 से ज़्यादा उनकी पब्लिकेशंस उनके क्रेडिट पे हैं और डॉक्टर खुश ऑफ कोर्स उनकी गुफ्तगू इतनी जमी हुई और इतनी सैर हासिल होती कि उनसे हमेशा सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आई एम सो वेरी हैप्पी कि डॉक्टर साहब से भी आज आपकी मुलाकात होगी। लेकिन साथ ही साथ इंडिस कल्चरल फोरम के चेयरमैन मुनव्वर हसन भी हमारे साथ होंगे, जो एकेडमी ऑफ लेटर्स के साथ मिलकर इस सारे लिटरेचर फेस्टिवल को लीड कर रहे हैं। और मुनव्वर खुद भी एक बहुत दिलचस्प शख्सियत है और इनका भी जो इनका काम है, जो बरतानिया में इन्होंने लिटरेचर के हवाले से किया, वो मदर लैंग्वेजेस और अंग्रेजी अदब का आपस में क्या मिलन है, क्या ये सफर होता है कि आप सोचते तो पोठोहारी जबान में है, सोचते और गुस्सा करते और लड़ते तो आप सिंधी में है या पश्तो में है, सराइकी में। जो आपकी मदर टंग होती है ना, लड़ाई के वक्त फौरन निकल आती है। और अम्मा अब्बा चाहे कितनी भी आपसे उर्दू अंग्रेजी बोले, जब फौरन डांटते हैं ना तो फौरन सराइकी निकल आती है। ये होता है ना, ऐसे हर घर में ऐसे ही होता है। तो ये क्या चक्कर है कि अंग्रेजी जबान जो है वो एक हमारे लिए टूल बन गई है सरवाइव करने के लिए कि हम समझते हैं कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो शायद ज़हीन नहीं है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो शायद पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो अंग्रेजी बोल नहीं सकता तो शायद उसकी जॉब मार्केट के अंदर वो वैल्यू नहीं है। लेकिन जबान का क्या फिक्र से, सोच से और मतलब इल्म से क्या कोई ताल्लुक है, नहीं है, ये सब कहानियां हम मुनव्वर से जानेंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे हम? इसके अलावा ऑफ कोर्स फेस्टिवल के हवाले से बात करेंगे। तो ये बहुत मेन काम है जो आज हम करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। लेकिन जोहा भी आ गई उधर से। जनाब जोहा अकरम कौन है? जोहा अकरम एक न्यूट्रिशनिस्ट है और इन्होंने हमसे रब्ता किया फेसबुक पे। उन्होंने कहा जी मैं बड़े जबरदस्त टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। हमने कहा भाई कौन है आप, क्या कहना चाहती हैं? फिर जब इनसे हमारी बात हुई तो हमने जाना कि जोहा आज बात करना चाह रही हैं कि भाई मदर लैंग्वेजेस, तो मतलब मदर लैंग्वेजेस, माँ बोली जैसे जिसे कहते हैं कि बच्चा जब अम्मा अब्बा मामा पानी कहना शुरू करता है तो वो जबान जो सीखता है उसको मदर लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन यही वो वक्त होता है जब उसकी ईटिंग हैबिट्स भी तैयार हो जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जोहा कौन है। जोहा का लिटरेचर से कोई ताल्लुक नहीं। जोहा एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक यंग न्यूट्रिशनिस्ट, जो ये कहती हैं कि भाई ये जो बाद में जाके कहते हैं ना कि इस बंदे की ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, बिंज ईटिंग करता है, आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो आप मतलब PSL का मैच में आपकी टीम हारने लगी तो आपने फटाफट बहुत ज्यादा चिप्स खाने शुरू कर दी, यानी आपने खाना अपनी फ्रस्ट्रेशन को। तो ये ईटिंग हैबिट्स जो इंसान की जिनका तायुन होता है ये भी उसी उम्र में हो जाता है जब इंसान बोलना सीख रहा होता है। यानी 6 से 9 माह, 1 साल, 1.5 साल की उम्र में आपकी ईटिंग हैबिट्स बन जाती हैं। तो ये तो बड़ा खतरनाक काम है। यानी इसका मतलब है मेरी जो ईटिंग हैबिट्स बनी है उसमें मेरा ना कसूर है ना ही मेरा कोई क्रेडिट है। तो अम्मा अब्बा और जो घर वाले जिन्होंने मुझे पाला उन पर जाते। इस हवाले से आज जोहा से बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी 3
ऐसे जैसे कि नेगेटिव का लफ्ज़ तो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे कौन से चैलेंजिंग एरियाज हैं न्यूट्रिशन में और ईटिंग हैबिट्स में जिन पे आज वो हमारी निशानदेही करना चाहेंगी। एंड ऑफ कोर्स आपको मालूम ही है कि आज के दिन हम आपको पिछले बरस दिसंबर के महीने में जो हमने यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन ने पीटीवी ने आपके लिए शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज का एक कंपटीशन रखा था, उसमें जो फाइनलिस्ट्स थे, जो अवार्ड विनर्स थे, उनकी फिल्म्स आपको दिखाते हैं। तो आज भी जनाब नंबर 3 पे आने वाली, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली एक फिल्म आपको दिखानी है। लेकिन जनाब जो सबसे मजेदार काम, जिस सेगमेंट को मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं, मैंने सोचा था कि स्टार्ट इसी से करेंगे शो, लेकिन बताऊंगा आखिर में, और वो है मेरे प्यारे क्लास फेलो, वन ऑफ माय फेवरेट पर्संस इन राइजिंग पाकिस्तान टीम, एमबीए। और एमबीए के बारे में एक आपको खबर बताता चलूं कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस, जिसके बारे में हमें एमबीए बताएंगे कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस MUN क्या होता है। ये बड़ी बड़ी दरसगाहों, खासतौर पर लम्स जैसे इदारों ने, दरसगाहों ने इसको राइज किया पाकिस्तान में कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को मुख्तलिफ ममालिक के किरदार देके उनको बिल्कुल जैसा अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक बैठे होते, सामने लिखा होता है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, अक़वाम मुत्तहिदा की जब UN जनरल असेंबली के इजलास को आप देखें और इसकी तस्वीरों को जाके, तो आप देखेंगे कि वहां हर मुल्क का एक या दो नुमाइंदे बैठे और सामने उनका नेम टैग लगा हुआ है। तो मॉडल यूनाइटेड नेशंस में भी साथियों यही होता है कि मुख्तलिफ दरसगाहों में स्टूडेंट्स को उनका किरदार दिया जाता है, और इसकी डिटेल हमें एमबीए बताएंगे, और बहुत दिलचस्प इसकी डिटेल है, और एमबीए ने तो उसमें जनाब के अवार्ड भी लिया है। आई एम सो वेरी हैप्पी। तो वो ये क्या तजुर्बा होता है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्या होती है, फिर वो ममालिक यानी ये बच्चे बैठ के कैसे अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, उसके नजरिए को डिफेंड करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को डिफेंड करते हैं, उसकी डिप्लोमेसी को डिफेंड करते हैं। यानी एक मुल्क दूसरे मुल्क से जैसे UN जनरल असेंबली में बैठ के बात करता है, इसी तरह ही बच्चे बैठ के बात करते हैं। तो इसके हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, और एमबीए आपको पता है फिट काम करता है एमबीए। तो ये सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में मेरी टीम के पास आपके लिए चल के लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बहुत कुछ है, जरा जल्दी ट्रेन को चलाते हैं। जय जी, जल्दी से ब्रेक पे जाए और जल्दी से आए। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में अब जनाब गप लगानी है हमने एमबीए से, और एमबीए का तो राइजिंग पाकिस्तान से एक खास रिश्ता है। सभी जानते हैं कि आज से तकरीबन 3.5 साल पहले जब ये शो हमने शुरू किया था, तो पहले दिन जो पहला मेहमान ऑन एयर गया था मेरे साथ, वो एमबीए था। और एमबीए माशाल्लाह इन 3-4 सालों में अब इसने हाइट भी बहुत ज्यादा कर ली, और अब ही इज डूइंग वंडर्स इन हिज एजुकेशनल करियर एज वेल। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अब तुम आते नहीं हो, कम आते हो, है ना? जिस हिसाब से मेरी इंट्रोडक्शन का, जैसे मैं बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, आऊंगा ना, कम ही आऊंगा मैं। डिमांड बढ़ गई है मेरी। डिमांड बढ़ गई और सेलिब्रिटी बड़े हो गए, है ना? अच्छा जी, पढ़ाई, असल में पढ़ाई वाली एज आ गई ना। अब कौन से क्लास में एमबीए पढ़ रहे हो? अब मैं 8th में आ गया। 8th में आ गए। अच्छा, कुछ याद है जब पहला शो किया था उसका टॉपिक क्या था? मुझे तो नहीं याद। पहले शो, दूसरे शो का याद है जो स्पेस था। स्पेस से शुरू किया था। ऑलराइट जी। तो जनाब आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर बताइएगा। आपके सामने हम स्क्रीन पे आवेजा किए जा रहे हैं कि आपको इतने अरसे के बाद एमबीए से मिलना कैसा लगा, और इन बच्चों में से कौन सा बच्चा है जिसको आप ज्यादा फॉलो करते हैं। बच्चे तो नहीं है, ये बहुत बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। और आज हम बात करेंगे मॉडल यूनाइटेड नेशंस पे, मॉडल अक़वाम मुत्तहिदा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेसिकली मुझे इसके बारे में पता कैसे चला था कि मेरे स्कूल में हुआ था, और मेरे जो बड़े भाई हैं कि वो बचपन में बहुत ज़्यादा MUN में लेते थे हिस्सा। और इसको MUN कहते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस। तो उन्होंने मुझे कहा कि दिस इज गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपकी जो कॉन्फिडेंस है, एक जो आपकी टॉकिंग एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी लोगों को समझना, लोगों से बात करना, लोगों को जैसे एक एलाई बनाना अपना, वो कैसे सीखते। तो इट वाज अ लॉट ऑफ skills that I was going to learn. तो मैंने कहा चलो हिस्सा ले लेता हूँ, लेकिन I wasn't expecting to win anything. मैं वहाँ पे गया, मैं सोच रहा भाई जाके खड़ा हूँगा, बोलूँगा ये वो। वहाँ जाके बैठा तो उन्होंने इतनी लंबी रूल्स की लिस्ट दे दिया मैं कि ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं, और मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या है? तो the concept of the MUN is basically like a mini United Nations. It's like an academic, जैसे एक basically समझें कि एक स्टूडेंट की लेवल पे ना जो यूनाइटेड नेशंस में होता है,
ठीक है, वो एक स्टूडेंट की लेवल पे। और आपको पता ही है कि जो इस जनरेशन के बच्चे हैं वो आगे के लीडर्स हैं, उन्होंने इस दुनिया को संभालना है, तो उनसे आइडियाज लेना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना, साथ ही साथ वो बच्चे इन्फॉर्म हो रहे हैं कि इस दुनिया के कौन कौन से इश्यूज हैं और उनको कैसे टैकल करना है। तो उसमें क्या हर बच्चे को या टीम बनती है या एक बच्चे को एक मुल्क असाइन होता है? एक इंडिविजुअल बच्चे को एक मुल्क असाइन होता है और उसके अंदर डिफरेंट कमेटीज होती हैं जो डिफरेंट किस्म के टॉपिक, जैसे मेरा था साइबर वॉरफेयर डी एस्केलेशन। तो मतलब ये जो इंटरनेट का ज़माना है, इसको इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये दुनिया की तरक्की कर रहा है, लेकिन कई मुल्कों में, कई जगहों में ये बुरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। मसलन साइबर वॉरफेयर, जिसके अंदर वो इस इंटरनेट को इस्तेमाल करके दूसरे मुल्कों को हमला पहुंचाते हैं, दूसरे मुल्कों को उनको एक तरह से जंग करते हैं। और आपको ऐसे ही पता है कि कई मुल्क जैसे जापान है और चाइना है, उनकी तो पूरी मुल्क ही इंटरनेट पे, उनका रेलवे सिस्टम, उनकी हर चीज। आपको कौन सा मुल्क? मुझे जापान मिला था। अच्छा, ये हर बच्चे को उसकी मर्जी से मुल्क असाइन होता है या हाउ डज इट वर्क? नो, तो बेसिकली हर बच्चे को एक रैंडम ड्रॉ में मुल्क दिया जाता है। तो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट कि आपको 2-3 रात पहले बस आपको एक मुल्क दे दिया जाता है और आपने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपने भूल जाना है कि जैसे मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ ना, आपने भूल जाना है आप पाकिस्तान हो, आपने अब सोचना है मैं जापान हूँ, मैं पैदा जापान के इस जगह में होता, और आपने जापान होके बोलना है आप, यानी ओके। और अगर उस कमेटी के अंदर कोई ऐसा मुल्क, मतलब और कौन कौन से ममालिक थे? उस कमेटी के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा ममालिक थे, वर्ल्ड सुपर पावर भी थी, जापान था, चाइना, USA, UK, इंडिया और नॉर्थ कोरिया भी था, इस तरह के मुल्क थे, काफ़ी बड़े बड़े नेम्स। और उसमें छोटे मुल्क भी असाइन होते होंगे? टोटल कितने ममालिक असाइन हुए? उसमें तकरीबन 8 to 9 मुल्क असाइन हुए थे बच्चों को, और वो कम इसलिए हुए थे। नहीं, लेकिन आप कोई 50 का फिगर भी मुझे बता रहे थे। 50 का मैं आपको ये फिगर बता रहा था कि जो टोटल बच्चे थे ना, टोटल मुल्क मिला के 50 से ज्यादा थे। ये डिफरेंट कमिटीज भी थी, तो भी 50 से ज्यादा कोई मुल्क होंगे। अच्छा, उसके अंदर फिर आपकी किस्मत है कि आपको नाइजीरिया मिल गया है या ग्वाटेमाला मिल गया है, जो भी मुल्क या डेनमार्क मिल गया, मतलब वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग मुल्क हो सकता है या उसकी इकोनॉमिकली भी हो सकता है जी। लेकिन बात ये कि आपको अपने मुल्क को एक सॉर्ट ऑफ डिफेंड करने की, बिकॉज आपके मुल्क ने शायद कोई बुरा काम किया हो जिसकी वजह से आप एक कमेटी में हो, तो आपको एक डिफेंड करना होता है वो इस तरह। और सबसे ज़रूरी स्किल जो मैंने इससे सीखा, जो मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इज़ कि एक टाइम आता है जब आप डिबेट करते हो और आपको फील होता है खाई नहीं जा रहा, क्योंकि सब कहते हैं नहीं तुम नहीं सही हो, मैं सही हूँ, तुम नहीं सही हो। जैसे हम कुछ खेलना चाहते हैं, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मतलब नहीं फुटबॉल बेहतर है, आप कहते हैं नहीं क्रिकेट बेहतर है, ठीक है। तो उस तरह भी एक वक्त आता है जब एक मुल्क कहता है नहीं मेरा मुल्क ये पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा गलत है, और वो कहते हैं तुम्हारा गलत है। तो उस एक पॉइंट आता है कि डिबेट से सही नहीं होगा, डिबेट से फिक्स डेडलॉक आ जाता है, जहाँ पे दोनों साइड में टकरा जाती हैं और अब हिल नहीं रही। तो उस वक्त आप एक अनमॉडरेटेड चैट के लिए ऑप्ट करते हैं। इसके अंदर जो मॉडरेट कर रहे होते हैं ना, चेयर, जिनको चेयर्स कहते हैं, जो लोग मॉडरेट कर रहे होते हैं उनको चेयर्स कहते हैं, तो वो लोग बाहर चले जाते हैं और आप जो है एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो दैट वे आप समझते हैं कि इसको व्हाट डोंट यू लाइक, जैसे अगर अब हम कहें कि चलो यार 2 मिनट बात करते हैं अपनी साइड, अपना कोई मसला हल करते हैं। अपना कोई मसला, अगर आपको क्रिकेट खेलनी, मुझे फुटबॉल खेलनी, मैं कहता हूँ आधा घंटा क्रिकेट खेलते हैं, आधा घंटा फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, ओके। तो ये आप, यानी इसका मतलब है MBA इस पूरे प्रोसेस में कितना लर्निंग बहुत, तो आपको फिर इस सारी खेल में अवार्ड किस कौन सा मिला था? तो बेसिकली मैंने सोच लिया था कि मैंने सिचुएशन को हल करना है, क्योंकि हमारे पास खाली 3 दिन थे और एक बहुत बड़ा टॉपिक था साइबर वॉरफेयर। तो मुझे आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी का अवार्ड मिला था। आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी जी। तो मेरा ख्याल है MBA को तो फिर फ्यूचर का CSS करके फॉरेन सर्विस में जाना चाहिए, है ना जी, और पाकिस्तान का इंशाल्लाह कोई डिप्लोमेट बनना चाहिए। इनफैक्ट ये जो मिडिल स्कूल के लेवल पे MUN है, तो सिर्फ प्रैक्टिस है कि जो हाई स्कूल में जाते हैं उनको असल MUNs होती है। मतलब कि हमारे स्कूल से एक टीम थी, वो स्विट्जरलैंड गई थी टू गो इन एन इंटरनेशनल MUN। ओके, अच्छा, जब इंटरनेशनल MUN होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट राइजिंग पाकिस्तान के बहुत से बच्चों और व्यूअर्स के लिए बिल्कुल नया होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाह रहा हूँ। जब इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस में स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वहां पे जाके वो
वहां पे भी रैंडम उनको कोई भी मुल्क मिल सकता है? वहाँ पे भी उनको अपना ही मुल्क मिलता है उनको। अच्छा, वहाँ पे पाकिस्तान को वहाँ पे पाकिस्तान को, वो इंटरनेशनल है तो उधर वो मिक्स नहीं करेंगे। तो अगर कोई स्विट्जरलैंड से अगर कोई जर्मनी से स्विट्जरलैंड आ रहा है तो वो जर्मनी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो वहाँ पे नहीं है कि ड्रॉ किया तो आपको जनाब मिल गया अपने वगैरह। अच्छा, इसके अंदर मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होगा वो जो आपने बात की थी ना कि एज अ पाकिस्तानी, अब आपको अगर मॉडल यूनाइटेड नेशंस के अंदर बैठ के आपको पर्ची में आपका निकल आया अमेरिका, तो आपने अमेरिका की पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के हवाले से सोचना है, तो आपने अमेरिकन डिप्लोमेट बन के सोचना है, या इंडिया निकल आया तो आपने इंडियन डिप्लोमेट बन के सोचना है, या पाकिस्तानी या ईरानी, है ना? ऐसा तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मुझे तो लगा कि उसी वक्त ड्रॉ होगा, लेकिन जो पहली 3 डिबेट्स होती हैं ना उनके अंदर आपको कुछ दिनों पहले बता देते हैं आपका मुल्क। लेकिन बात यही है कि पहले भी बता दें, तो अगर मैंने 14-15 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं तो 3 दिन में मैं जापानी तो नहीं बन सकता ना। सो यू नो मुझे पाकिस्तान, आई हैड टू फॉरगेट एवरीथिंग, और मैं सोच रहा था कि आई एम नाउ जापानीज, जो एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया लगता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों को, एंड यू डोंट हैव टू डू इट, लेकिन ये बहुत मदद करता है क्योंकि फिर जब आप उस माइंड सेट से देखते हैं ना तो आपके दिमाग में पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जो आखिरी डिबेट थी उस वक्त ऑन द स्पॉट मुल्क मिल गया, और वही मुझे पाकिस्तान मिला था ऑन द स्पॉट। अच्छा, ऑन द स्पॉट डिबेट करना था, और ऑन द स्पॉट डिबेट थी वो थोड़ी फनी सी की हुई थी उन्होंने कि एज ए ट्रीट लास्ट डिबेट है, लेकिन वो थी कि कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है जो लोगों के दिमाग को ना उनको जानवरों जैसा बना देता है, तो लोग पागल हो जाते हैं। तो उसमें था कि हम कि क्या करें, क्या मेजर दें, तो मैं बड़ा सीरियसली गया, मैंने जाके स्पीच दी, और वो बाकी मुझे पता चला कि तो लोग मजाक कर रहे हैं, तो सीरियस डिबेट नहीं है। फिर मैंने भी कहा थोड़ा रिलैक्स करो, रिलैक्स कर जाते हैं। अच्छा, मेहनत कर लिया। मुझे अभी आखिर में आप ये बताइए कि ये इस सारी खेल का आप क्या समझते हैं एज अ टीनेज बॉय माशाल्लाह कि स्टूडेंट्स की अपनी शख्सियत साजी में, उनकी ग्रूमिंग में इस सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, मैंने खुद नोटिस किया है कि काफ़ी बच्चे इस एज में आके ना शाय से हो जाते हैं, कुछ उनके साथ होता है, पता नहीं क्या होता है। कई बच्चे शाय हो जाते हैं, कई बच्चे बोलते नहीं हैं, और मुझे लगता है कि शाय होना एक बहुत बड़ी इट्स हैंडीकैप, बिकॉज आप अगर शाय होते हैं तो आगे जाके ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते, आप आगे जाके आप लोगों से बात नहीं कर पाते, आप सोशली ऑकवर्ड होंगे, आप दोस्त नहीं बना सकते आगे जाके, तो यू लीड अ वेरी सैड लाइफ इफ यूर शाय। तो आई फील लाइक कि बच्चों की ग्रूमिंग में इतना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाके मैंने देखा है कई बच्चे जो पहले बोल नहीं रहे थे, जो भाई चुप कोने में बैठे थे, वो आगे खड़े होके पूरी स्पीच डिबेट लीड कर रहे हैं, वो आइडियाज़ दे रहे हैं और वो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं। तो आई फील है कि इतना ज़रूरी है, क्योंकि एट दिस पॉइंट बच्चों की कॉन्फिडेंस नर्चर होती है, बच्चे जो होते हैं वो खुद लाइक मेंटली मैच्योर होते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं एक और आखिर में पॉइंट भी ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इस पूरी एक्सरसाइज से आपको अभी शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपने एक और चीज़ भी सीखी होगी कि आम जिंदगी में भी जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको गुफ्तगू से, बात से कैसे हल करना है। वो जो आपने मिसाल दी थी ना कि अच्छा आधा घंटा फुटबॉल खेल लेते हैं, आधा घंटा क्रिकेट खेल लेते हैं, वो कहने का तो एक बड़ी लाइटर सी मिसाल है, लेकिन that is what life is. जिंदगी में और कुछ नहीं, जिंदगी में सक्सेस ये नहीं है कि तू गलत मैं सही और इस पे आप अड़े रहें। सक्सेस ये है कि अच्छा मैं सही लेकिन तेरे लिए तू सही, आप मिलके बैठ के इसका कोई हल निकालते हैं। सो और डिप्लोमेसी का मतलब भी यही है ना। मेरा ख्याल है ये जो सीखने का अमल है ना, वो फिर आपको आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में, आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके अम्मी अब्बू के साथ, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सोसाइटी का जब आप हिस्सा बनते हैं और जब आप ये हुनर सीख जाते हैं कि मैं सही लेकिन तेरे लिए तू भी सही, आप मिलकर इसका हल ढूंढते हैं, ये है लाइफ का सक्सेस। जैसे मैं एमयूएन करके घर गया तो अम्मी अबू ने फिर से कहा क्या बनना है तुमने, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा चले कागज लिखते हैं, उस पर 3 प्रोफेशन लिखते हैं, रैंडमली जिसको पकड़ा ना वो बन रहा हूँ मैं, बस खत्म करो बात। अच्छा, इसमें क्या सिचुएशन है? एमबीए क्या बनना चाह रहा है? एमबीए अभी लॉयर बनना चाह रहा है। अब्बू की साइड पे आ गया हूं। अच्छा, और अब्बू कह रहे हैं लॉयर बनो? अब्बू कह रहे हैं लॉयर बनो, अम्मी कह रही हैं डॉक्टर बनो, लेकिन लॉयर से भी हट के थोड़ा बहुत बिजनेस सोच रहा हूँ। अच्छा, पता नहीं, सोचेंगे, लेट्स सी, सोचेंगे। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अभी आपकी 14 साल उम्र है, हम दोनों का वक्त है अभी। हाँ, हम दोनों का तो बहुत वक्त है अभी, एब्सोल्युटली। अभी हमारा खेल का वक्त है, अभी हमारा खेल का वक्त है। वक्त आएगा तो मैं और एमबी सोच लेंगे कि बड़े होके क्या बने। एमबी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, जीते रहो, स्पेशली फॉर द फैक्ट्स कि तुम राइजिंग पाकिस्तान के उन बच्चों
की रेंज में से हो, जो कि कुछ भी जिंदगी में बड़ा कर रहे होते हैं, तो हमें खुशी होती है बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द टीम। थैंक यू। अब आते जाते रहना। अच्छा, सोचूंगा, स्टार है भैया आप। सोचूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ये वक्त है, आप सभी को मालूम है कि आपको हम बुला लें अपने स्टूडियो में, और हम आपको अपने स्टूडियो में ऐसे बुलाते हैं कि आपकी वीडियोस और आपकी पिक्चर्स को अनफोल्ड करते हैं, फीचर करते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि हनीफ जफर की जो पिक्चर्स हैं वो स्क्रीन पे दिखाएं। और हनीफ, आपसे गिला ये है कि आपने अपनी प्यारे से गांव, जगह, शहर का नाम नहीं भेजा। ले जनाब, ये इधर कोई रशियन एंगल लग रहा है, इसको हम रशियन शॉट कहते हैं, इसमें कैमरे को टेढ़ा किया जाता है ना जी। तो खूबसूरत, अरे वाह भाई, इनका नाम भी आपने नहीं बताया। ये तो बहुत ही प्यारा सा दोस्त है आपका, है ना, और हमारा भी। तो हनीफ, आपने अपने पेट की तस्वीर भेजी है, लेकिन इनका नाम भी बताइएगा और अपनी जगह का नाम भी बताइएगा। लो जी, ये तो थे हनीफ जफर। और अब महानूर की कुछ पिक्चर्स हैं, उनको अनफोल्ड करते हैं। महानूर, वाह जी वाह, बादशाही मस्जिद लाहौर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कितनी सनी विंटर मॉर्निंग है लाहौर की, वाह। महानूर ने भी जगह का नाम नहीं बताया था, लेकिन हमें अंदाजा हो रहा है कि आप तो या तो लाहौर में रहती हैं, लेकिन आपने मीनार पाकिस्तान की इतनी प्यारी सी तस्वीर भेजी, या लाहौर के ट्रिप पे गई नहीं थी, विजिट पे गई नहीं थी। तो महानूर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पिक्चर्स। और मोमिना कुरसान ने हमें खुशाब से कुछ स्केचेस बना के भेजे। जी मोमिना, की चीजें जरा दिखाते हैं आपको। मोमिना के ये देखें जी, इनकी स्केच बुक है, और वो उसके वाजिबा बिल्कुल किनारे पे जाके, ये बच्चा है, ये सो रहा है, और ये तो बहुत ही प्यारा सा घर है ना जी। यहाँ पे तो मैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजारना चाहूंगा जिंदगी की। ओ वाह जी वाह, बड़ा खूबसूरत ये आपका स्केच है। और खुशाब से आपने मोमिना हमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये तो कोई वेडिंग ड्रेस की मुझे लगता है कि स्केच बुक है। वेरी नाइस, शाबाश। और आप तीनों ने हमें इंस्टाग्राम पे ये तस्वीर भेजी थी, और आपको हम बिल्कुल बताना चाहेंगे, कंट्रोल रूम भी मुझे कह रहा है कि बता दें कि हम सिर्फ व्हाट्सएप पे भेजी गई तस्वीर, स्केचेस और वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं करते। आप हमें इंस्टाग्राम, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, और आप हमें अपनी पिक्चर्स जो है उनको डीएम कर सकते हैं। अब जनाब हम बढ़ेंगे, अच्छा, सैयदा बुशरा की जानिब, चकवाल में रहती हैं सैयदा बुशरा, और कुछ होममेड डिशेस इन्होंने भेजी हैं। लो जी जोहा करम, देख लो, बस तुम्हारी सारी न्यूट्रिशन की टिप्स जो है ना वो एक तरफ, और वो देखो बुशरा ने जो बना के भेजा ना, मैं तो उस तरफ रुख कर रहा हूं। अरे वाह, ये मछली है या चिकन है? चिकन है जी, चिकन है, और साथ में शामी कबाब है। वाह जी वाह, ये तो मुझे कोई आलू छोले लग रहे हैं, या मटर कीमा लग रहा है, या आलू भी हैं बीच में, आलू मटर कीमा, बिल्कुल ठीक हो गया। और ये साथ में सैलेड है, मुंह में आ गया है पानी, और मजेदार, आप इसको एंजॉय करें बुशरा। और साथ में हलवा भी आखिर में, मखंडी हलवा, और ओए हो अचार, गोश्त भी लग रहा है मुझे। ये मुझे लगता है कि बहुत ही बुशरा जबरदस्त किस्म की दावत थी। दावत किसकी थी आपने ये भी हमें बताना है, ठीक है? चलिए जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करे। और अच्छे खाने को देख के भी उस खाने वाले को दुआ देनी चाहिए कि उसको कोई उस तरह के मसाइल ना हो जिनका अभी जुआ जिक्र कर रही थी। बिंज ईटिंग का शिकार मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं तो हो जाऊंगा। अच्छा जी, अब एक वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक जॉइंट वीडियो है चित्राल से। शाहाना ने हमें एक्चुअली 2 वीडियोस बना के भेजी थी। शाहाना, थैंक यू वेरी मच। और ये दोनों वीडियोस हमने जोड़ दी हैं, तो एक ही गो में देखते हैं। हाँ जी,
लो जी, और कुछ सैटेलाइट शहाना ने और पीटीवी ने और राइजिंग पाकिस्तान ने मिलकर आपको बैठे बैठे घर चित्राल की सैर करवा दी। और वो कितना खूबसूरत शॉट था, वो किसी मुझे लगता है छोटी सी पहाड़ी के टीले पे खड़े होकर शहाना ने बनाया था, इसमें पूरी चित्राल वैली को उन्होंने कवर किया था। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स का सारी डिटेल है, इसको नोट कर लीजिए। और आप भी अपने इलाके की वीडियो, अगर आपको कोई सॉन्ग कोई आप गाती हैं या गाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसकी वीडियो भी आप हमें बना के भेज सकते हैं या भेज सकती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ आपके मैसेजेस। कल का शो किसने देखा था और किसने नहीं देखा था? जिसने नहीं देखा था वो हमारे YouTube चैनल पे, राइजिंग पाकिस्तान के YouTube चैनल पे जाके जरूर देखें। डॉक्टर नुसरत खालिद, जिनकी उम्र 82 इयर्स है, वो कल हमने फीचर की थी और एक क्या खूबसूरत शख्सियत है वो। और उनका तो इतना ज्यादा हमें रिस्पॉन्स आया कि हमारा डीएम भर गया कि डॉक्टर नुसरत को आप हर हफ्ते बुलाया करें, उनकी बातें सुनने से हमें बहुत लुत्फ आया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने डॉक्टर नुसरत को पसंद किया, उनकी बातों को पसंद किया। लेकिन आप सबकी नुमाइंदगी करते हुए अदीला ने एक मैसेज मुझे दिया है और वो है मुनज़्ज़ा नकवी। मुनज़्ज़ा नकवी जनाब पिंड दादन खान ख्योड़ा से उनका ताल्लुक है। और पिंड दादन खान ये कहती हैं जी, जो ख्योड़ा की सॉल्ट माइंस है उसके बिल्कुल बराबर में हमारा गांव है। लो जी, मतलब नमक तो फिर मुफ्त मिलना चाहिए आपको, है ना। सो मुनज़्ज़ा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो मुनज़्ज़ा ने बात की वो बड़ी जबरदस्त है। वो कह रही है डॉक्टर नुसरत की बातें सुनने के बाद आपके प्रोग्राम की तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। शुक्रिया। कहती है उनकी बातों में खास बात यह थी कि उनको सुनने के बाद मेरे अंदर जिंदा रहने और जीने की एक नई उमंग जागी है और मुझे नया तरीका आया है जिंदगी गुजारने का। और यही मकसद था मुनज़्ज़ा डॉक्टर नुसरत खालिद को इस प्रोग्राम में शामिल करने का कि 82 इयर्स की उम्र में वो अब मुड़ के जब अपनी जिंदगी को देखती हैं तो किस कदर जबरदस्त तरीके से वो अपनी ओल्ड एज को और अपनी जिंदगी के चैलेंज को लेके चल रही हैं, जो कि ऑफ कोर्स हम कहते हैं बुढ़ापा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्लाह ताला ये उम्र का हिस्सा हर एक के लिए सहल और आसान बनाकर लेकर आए, आमीन। लेकिन डॉक्टर नुसरत का डेफिनेटली एक शी इज अ रोल मॉडल और आप हमारे यूट्यूब पे जाके उनका सेगमेंट जो है उसको जरूर देखिएगा। मुनज़्ज़ा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सरवत ने मीरपुर आजाद कश्मीर से हमें मैसेज किया है। वो कहती है आपका शुक्रिया मैं इसलिए अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरा प्रोग्राम में मैसेज शामिल कर लिया। मुझे नहीं लगता था कि ये शामिल होगा। मेरा ख्याल था इतने हजारों मैसेजेस आते। जी बिल्कुल सही, आते तो हैं हजारों, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हर एक को प्रोग्राम में शामिल किसी ना किसी तरह से करते रहें। खास तौर पे सरवत का मैसेज हमने आज इसलिए शामिल किया कि सरवत कहती है मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना तो नहीं आता, कोई साज तो मैं बजा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो आसिक भाई मैं बहुत अच्छा गाती हूं। अरे सरवत, नेकी और पूछ पूछ, कोई बात नहीं, आप अपने गाने की वीडियो बनाकर हमें भेजिए, लेकिन कोशिश कीजिए 1-1.5 मिनट से ज्यादा कि ना हो, मतलब पता लगे कि गाना की भी बिंज ईटिंग ना हो जाए मौसीकी की। तो आपने अपनी वीडियो हमें जरूर बना के सरवत भेजनी है, हमें इंतजार रहेगा। हिना खालिद ने भी कश्मीर से हमें याद किया है, वो कह रही पूरी टीम को सलाम, बहुत मजेदार प्रोग्राम है, बहुत बहुत शुक्रिया। और डन्ना बागन नथिया गली से हमें याद किया है इकरा ने, और इकरा कह रही है शो तो बहुत अच्छा है, अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम में मैसेज शामिल होता है या नहीं। और हाँ नहीं, कहती है क्योंकि 2 दफा मैं मैसेज कर चुकी हूं और दोनों दफा क्या हुआ, उस दिन मेरा मैसेज शामिल हुआ जिस दिन मैंने शो नहीं देखा। तो अंदर की बात जरा बताएं, फिर आपको पता कैसे चला कि मैसेज शामिल हुआ? मुझे लगता है किसी हमसाई ने या किसी दोस्त ने बताया होगा। बहरहाल इकरा, थैंक यू वेरी मच। हमारी कोशिश होती है कि सब के मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। राइजिंग पाकिस्तान में साथी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो आपकी मुलाकात 3 मेहमानों से करानी है। और अगर आप उर्दू अंग्रेजी लिटरेचर के अलावा सिंधी अदब में, पश्तो अदब में, पंजाबी किसी और जबान के अदब में पढ़ते लिखते या उसका शगफ रखते हैं तो अगला आधा घंटा राइजिंग पाकिस्तान का आपके लिए बहुत ही मजेदार कॉन्वर्सेशन अनफोल्ड करने वाला है। रहिए मेरे और मेरी टीम के साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।